मित्रों, आज मैं संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, सबसे पहले हम अधिकारों के विषय में बात करते हैं। अधिकार, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अधिकार दो भागों में हम बांटते हैं। एक प्राकृतिक अधिकार यानी जिसे नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में अधिकारों की बात सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध विचारक रूसो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो एक कथन दिया गया है, उससे अधिकारों की बात उठती है। विश्व प्रसिद्ध विचारक रूसो ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ये पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, रूसो ने लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। हम आप सभी लोग जानते हैं, जब हम आप सभी बच्चों का जन्म होता है तो ना तो उसके केंद्र के कानून, ना उसके राज्य के कानून, ना उसके समाज के कानून, ना परिवार के बंधन लागू होते हैं। वह स्वतंत्र होता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो फिर हम देखते हैं हमारे ऊपर तरह तरह के कानून लागू हो जाते हैं। मित्रों, ये प्रकृति ने हमें को अधिकार दिए हैं, इसीलिए विश्व के तमाम यानी विश्व के देशों की सरकारों ने भी उनके अपने संविधानों में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं। इन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। मित्रों, संविधान के भाग 3 में, जो हमारे देश भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 से लेकर 36 तक इनका वर्णन है। मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति हम जानते हैं नकारात्मक होती है, क्योंकि ये सरकार पे बंधन लगाते हैं। अनुच्छेद 13 में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या मौलिक अधिकारों को न्यून करता हो, अर्थात या अधिकारों पर बंधन लगाता हो। इसीलिए जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि ये सरकार पे बंधन लगाते हैं। मूल संविधान में हम देखते हैं, मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(1) में ये 7 स्वतंत्रताएँ थी, 7। इनमें से जनता पार्टी सरकार, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, अर्थात उनके प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी ये अनुच्छेद 19(1) में मौजूद संपत्ति के अधिकार को, एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया और इसे यहाँ से निकाल कर 19(1) से निकाल कर अनुच्छेद 300 में समाहित कर दिया गया और इसका नाम अनुच्छेद 300 का रख दिया गया। अर्थात मौलिक अधिकार कम कर दिया गया ये, और इसे केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये 44वें संविधान संशोधन की समस्या ये थी, क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी कि मौलिक अधिकारों को न्यून करता हो या उस पर अतिक्रमण करता हो। लेकिन यहाँ तो 19(1) को पूरा की पूरा गायब कर दिया। यही बात सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संदर्भ में पहुँचती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संदर्भ में ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और वहाँ पर 11 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठती है, संवैधानिक बेंच बैठती है। इन 11 न्यायाधीशों की बेंच में 6:5 के बहुमत से यानी ये संवैधानिक बेंच ने निर्णय दिया कि भारत की जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संसद भारत के संविधान में के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन अब आपको एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है। अब संसद ने 24वां संविधान संशोधन यानी किया। संविधान 24वें संविधान संशोधन में यानी राष्ट्रपति के अधिकारों को तो 1942 यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसके अधिकारों को कम किया गया था। लेकिन 24वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार राष्ट्रपति को फिर
एक उसके अधिकारों को बांध दिया गया, उसके अधिकारों को कम कर दिया गया। क्या 24 में संविधान संशोधन किया गया और इसमें ये व्यवस्था दी गई कि यदि संसद कोई भी विधेयक पास करती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे, अर्थात उसे बाध्य कर दिया। एक समस्या पैदा हो गई। ये मामला केशवानंद भारती बनाम यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संदर्भ में ये फिर एक बार मामला न्यायालय में पहुंचा, यानी सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। अब संवैधानिक पीठ की 13 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो संवैधानिक बेंच है उसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है और ये बेंच ने 6-7 के बहुमत से ये निर्णय लिया और ये मान लिया कि संसद चाहे तो संविधान या में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं 42 में संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। यानी 42 में संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ वह एक तरह से पूरे संविधान का रिव्यू किया गया था, पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया था और इस अधिनियम में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कि संसद कोई भी संशोधन अगर पास करती है उसे न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी 24वां संशोधन जो कि बाद में किया गया था कि 42 में संशोधन के यानी ये 42 में 24वां संशोधन चूँकि पहले हुआ था, 42 में संशोधन में ये निर्णय लिया गया। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि कोई भी अब तो सरकार संशोधन कर सकती है, चूँकि ये व्यवस्था कर दी गई। क्या 42 में संशोधन में क्या कर दी गई कि कोई भी अगर संशोधन संसद करती है संविधान में वो न्यायालय में प्रसंगत नहीं होगा। यहीं से यानी पार्लियामेंट यानी संसद सुप्रीम हो गई और सर्वोच्च न्यायालय यानी उसको नीचा कर दिया गया, उसको डाउन कर दिया गया। उसके अधिकार जो कि कानूनों पर पुनरीक्षण करने की शक्ति थी उस पर हल्का सा बंधन लग जाता है। मित्रों, मैं आपको बता दूँ ये विवाद पैदा क्यों होता है, ये हमारे संविधान में ही इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 13 में जो कि मौलिक अधिकारों में दिया गया है, अनुच्छेद 13 में ये व्यवस्था दी गई है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या न्यून करता हो। लेकिन इसके उलट अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, उसमें ये व्यवस्था है कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी 13 कहता है कि संसद कोई भी संशोधन कर सकती है, परंतु वह मौलिक अधिकारों को नुकसान करता हो या मौलिक अधिकारों को बंधन लगाता हो या मौलिक अधिकारों को कम करता हो या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती। ये संविधान के अनुच्छेद 13 में है। इसके विपरीत अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद चाहे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यही दोनों में आके विरोधाभास हुआ, यही कारण हुआ विधायिका यानी संसद और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में तनाव बरकरार रहा। मूल अधिकार कुछ भी हो, मूल अधिकार ये हमारे संविधान में 6 दिए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, 5वां है शिक्षा संबंधी अधिकार और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। मित्रों, मैं अगली वीडियो में इनके विषय में पूरी तरह से एक विस्तार से विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद।